Well, hello everybody, and welcome back to another show by Radio TIICT. As you know, this is the second part and the continuation of the story Mossad capture of Adolf Eichmann. So if you haven't listened to the first part yet, go check it out. And if you have, well, let's get started. So जैसे कि आपने first part में सुना, Adolf Eichmann, a German Nazi who allegedly killed millions of people, especially those 6 million Jewish people who he killed in a mass murder, ran off to Argentina and started living there, disguised as Ricardo Clement and started working in a mining company. The tragedy happened when his son started to date a Mossad informant, Lothar Hermann's daughter, and Mossad got intel about Eichmann. Mossad made a plan to capture him on a usual evening when Eichmann was going to his home from his work. And let's see what happened next. नाउ निक आइकमन, जो कि एडोल्फ आइकमन का बेटा था, वो एक लड़की के साथ डेट कर रहा था और उसके नाम से और बिहेवियर से उस लड़की के फादर को डाउट गया कि ये शायद एडोल्फ आइकमन का बेटा हो सकता है। तो उसने अपनी लड़की से कहा कि तुम उसे उसके घर का पता पूछो और उसके फादर के पास्ट के बारे में पूछो। और उसने खुद सोचा कि अगर वो इसका आंसर नहीं देता है तो वो ज़रूर एडोल्फ आइकमन का बेटा हो सकता है। और हुआ भी ऐसा कि उसने जैसे तैसे करके उन्हें क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं दिए। तो आफ्टर गैदरिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन, his doubt converted into reality and he directly contacted Mossad and notified them that उसको आइकमन ऑलमोस्ट मिल गया है और वो अर्जेंटीना में है। पर इस बार मोसाद कोई चांस लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए स्पेशल एजेंट्स जवी, रफ़ी, ईसर एरल और मेल्किन को एक डॉक्टर के साथ रख के एक स्पेशल टीम बनाई गई जो कि आइकमन की रेकी और किडनैपिंग का प्लान बनाए। अब ये बात ईसर हेरल ने बेन गुरियन को बताई कि आइकमन मिल चुका है और अब आपके ऑर्डर की ही देरी है कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब बेन गुरियन ने कहा कि बहुत अच्छा होगा अगर आइकमन को इजराइल ज़िंदा वापस लाया जाए, ताकि नई जनरेशन को पता चले कि इसने ज्यूइश पीपल के साथ क्या किया था और आफ्टर ऑल उसको अपने किए हुए की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। तो ये सुन के ईसर हेरल चौंक गया। उसने सोचा कि ये तो इम्पॉसिबल है और उसने बेन गुरियन को कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। मीनवाइल अर्जेंटीना में आइकमन को पकड़ने की सारी तैयारियां चल रही थी। एजेंट्स ने एक बहुत ही बड़ा बंगलो रेंट पे ले लिया था और मर्सिडीज और क्राइसलर भी खरीद ली। अब आइकमन के प्रूफ जितने इकट्ठे हो सके उसके लिए सारी की सारी कोशिशें जारी थी। अब ये सब तैयारियां चल ही रही थी, तब अर्जेंटीना गवर्नमेंट का इजराइल को इनविटेशन आया उनकी 150th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, ईसर हेरल ने बेन गुरियन को कहा और बेन गुरियन ने इमीडिएटली ग्रीटिंग्स के साथ अर्जेंटीना गवर्नमेंट को कंफर्मेशन भी भेज दिया और रिक्वेस्ट की कि इजराइल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए एक चार्टर्ड प्लेन अलाउ किया जाए। और इस तरफ इजराइल को रिप्रेजेंट करने के लिए इजराइल में से अब्बा इबान और उसके अलावा 11 और मिनिस्टर्स को चूज़ किया गया। अब अर्जेंटीना गवर्नमेंट ने ये सब एक्सेप्ट तो कर लिया और उन्हें पता नहीं था कि यही प्लेन किडनैप किए हुए आइकमन को भी इजराइल वापस ले जाने वाला था। और दूसरी तरफ अब्बा इबान खुश थे कि उन्हें इजराइल को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। अब ये प्लान कंफर्म होते ही सारे एजेंट्स काम पे लग गए। प्लान था कि अब्बा इबान आए उसके थोड़े दिन पहले आइकमन को किडनैप करके रेंट पे लिए गए बंगलों में रखा जाएगा और अब्बा इबान के साथ उसे भी इजराइल भेज दिया जाए। अब फाइनल काउंटडाउन शुरू होने वाला था और पूरे मिशन की सक्सेस और मेहनत यही किडनैप पर थी। किडनैप के लिए प्लान बनाया गया और किडनैप करने के लिए पीटर मेल्किन को चूज़ किया गया क्योंकि मेल्किन स्पेशल फोर्स का ट्रेनर था और तो और मेल्किन की सिस्टर आइकमन के हाथ मारी जा चुकी थी। वो एक कोइंसिडेंस था। अब प्लान ये था कि पीटर वॉक पर होगा जब आइकमन घर आएगा और तभी गैरिबाल्डी स्ट्रीट में मर्सिडीज बंद पड़ जाएगी, जबकि क्राइसलर बैकअप के लिए थोड़ी दूर पार्क होगी। जैसे ही मेल्किन आइकमन को बेहोश कर दे, मर्सिडीज तुरंत ही ठीक हो जाएगी और आइकमन और मेल्किन दोनों को लेकर बंगलो पे चली जाएगी। अब
फाइनल डे यानी कि किडनैपिंग का दिन आ चुका था। सब प्लान था और आइकमान पे की गई रेकी के मुताबिक वो ठीक 7:10 और 7:15 के बीच घर आता था। सारे एजेंट 7:10 से पहले गैरीबाल्डी स्ट्रीट में अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। आहरन और मेल्किन मर्सिडीज ठीक कर रहे थे, क्राइसलर में जवी था और रफ़ी वॉक पे निकला था। पर आज दो चीज़ें एज प्लान्ड नहीं थी। एक तो अचानक से बारिश होने लगी और बस आज एक्सपेक्टेड टाइम पे नहीं आई। मर्सिडीज के बाहर खड़े आहरन ने डर से मेल्किन को पूछा कि कहीं आइकमान को पता तो नहीं लग गया उनके मिशन के बारे में और वो कहीं भाग तो नहीं गया। मेल्किन ने कहा नहीं, आइकमान घर जाके ज़्यादा लाइट्स ऑन करता है जो उसकी हर रोज़ की आदत है, पर आज वो चालू नहीं है। ये सब बातें चली रही थी तब रूट 202 की बस की हेडलाइट्स गैरीबाल्डी स्ट्रीट्स में आने लगी। मेल्किन तुरंत आइकमान के घर की ओर भागा और इस तरफ मर्सिडीज के बोनेट से धुआं उड़ने लगा। आइकमान बस से उतर के घर की ओर बढ़ने लगा। वो हमेशा सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास एक गन ज़रूर रखता था, पर इतनी लंबी ट्रैवल के बाद वो थक गया था और सेल्फ डिफेंस की मेंटल स्ट्रेंथ में नहीं था। सामने से मेल्किन इवनिंग वॉक ले रहा ऐसा आ रहा था। वो चल आराम से रहा था पर उसके दिमाग में टेंशन कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि आइकमान और उसके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा था। 20 फुट, 15 फुट, 10 फुट, 5 फुट और आइकमान यानी कि रिकार्डो क्लेमेट उसके सामने था। मेल्किन ने रटा हुआ सेंटेंस बोल दिया उसके सामने, उन मोमेंटिनो सीनियर, यानी कि डू यू हैव अ मोमेंट सर। आइकमान चौंक गया और उसने मेल्किन के सामने देखा और समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, पर अब बहुत ही देरी हो चुकी थी। वो पॉकेट से गन निकाले उसके पहले तो मेल्किन ने उसे पछाड़ के जमीन पर फेंक दिया। मेल्किन मार्शल आर्ट का चैंपियन जो था, मेल्किन ने तुरंत उसके मुंह में रुमाल डाल दिया और आइकमान ने जोर से चीखने की कोशिश भी की, पर अब कोई फायदा नहीं था। मीनवाइल मर्सिडीज तो ठीक हो ही चुकी थी और उसका ड्राइवर यानी कि आहरन मेल्किन की हेल्प के लिए आ गया। आइकमान को जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया गया और मर्सिडीज और क्राइसलर फुल स्पीड में वहाँ से निकल गए। अब बंगलों में भी अपने नए मेहमान के लिए पूरी तैयारी की गई थी। आइकमान जब उठा तो उसके हाथ हैंडकफ से बंधे थे और आंखों पे रुमाल और उसके ऊपर भी ब्लैक सनग्लास थे ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे। अब उसे पूछा गया कि वो सच में ही आइकमान है या नहीं। पहले तो उसने मना किया कि वो आइकमान नहीं है, पर फर्दर इंटरोगेशन के बाद उसने फाइनली कबूल किया कि हाँ मैं ही आइकमान हूँ। एक तरफ अब्बा इबान बहुत ही खुश थे कि उन्हें इजराइल को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और साथ में चार्टर्ड प्लेन भी। अब जब सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया तब वापस जाने की सारी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ प्लान के मुताबिक आइकमान को पायलट का ड्रेस पहनाकर उसे प्लेन तक पहुंचाना था और इसके लिए आइकमान को ड्रेस करके रेडी भी कर दिया गया था। अब पायलट कैप में स्टार ऑफ डेविड का होली सिंबल था। मेल्किन ने जब ये कैप उसे पहनाई तब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अब इसके बाद आइकमान को बेहोश कर दिया गया और डॉक्टर के साथ बिठा के मेल्किन और आहरन उन्हें प्लेन पर छोड़ने के लिए कार में निकल गए। आगे आहरन और मेल्किन बैठे थे जबकि पीछे बेहोश आइकमान डॉक्टर के साथ बैठा था। एयरपोर्ट पहुंचते ही अर्जेंटीनाइन गार्ड्स ने उन्हें रोका। आहरन ने बोला इजराइल और बोनेट पे लगे फ्लैग की ओर इशारा किया। गार्ड्स ने जब कार में देखा तो आइकमान बेहोश था। जब गार्ड्स ने इसके बारे में पूछा तब डॉक्टर ने बताया जाने दो, इसने कल कुछ ज़्यादा ही पी रखी है और इनके जैसों की वजह से ही तो हमें ज़्यादा पायलट्स रखने पड़ते हैं। हमारे अलावा और 12 पायलट्स हैं और हम ही सबसे लेट हैं। गार्ड्स ने गेट खोल दिया और कार प्लेन के पास जा पहुंची जहां 12 पायलट्स उनकी राह देख रहे थे। और जैसे ही कार खड़ी रही सभी ने कार को घेर लिया और आइकमान को ठीक बीच में खड़ा कर दिया ताकि किसी को शक ना जाए कि वो बेहोश है। उसके साथ एक दो पायलट्स बात भी करने लगे, हालांकि कन्वर्सेशन तो वन वे ही था। सभी प्लेन में अपनी अपनी सीट लेकर बैठ चुका था। डॉक्टर आइकमान के साथ बैठा। अचानक से मेन पायलट की नज़र ट्रैक पर पड़ी और उसने देखा कि गार्ड्स 2 गाड़ियां लेकर प्लेन की ओर आ रहे थे। प्लेन में बैठे सभी लोग डर गए।
कि मिशन फेल हो गया और अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को पता लग गया। पर पायलट्स ने सभी को सोने के लिए ऑर्डर दिया और जब थोड़ी देर बाद गार्ड्स प्लेन में चढ़े तब उन्होंने देखा कि कॉकपिट के अलावा हर कोई सो रहा था। गार्ड्स ने एक दोनों को उठाने की कोशिश भी की और पायलट्स ने कहा कि सब थक गए हैं और उनको रेस्ट की ज़रूरत है। गार्ड्स ने कहा ठीक है, हम तो सिर्फ सुवेनियर देने के लिए आए थे, आप ले लीजिए और सभी को सुवेनियर्स दे देना। उसके बाद वो चले गए और थोड़े टाइम के बाद अब्बा इबान की गाड़ी भी आ गई और प्लेन टेक ऑफ भी कर गया और देखते ही देखते अर्जेंटीना की स्पेस से बाहर भी निकल गया। इस तरफ मेल्किन ने जाकर सबको खुशखबरी दी और सबको जल्दी से जल्दी अर्जेंटीना जोड़ने का ऑर्डर दिया गया। अब प्लेन नॉनस्टॉप तो इजराइल पहुंच नहीं सकता था, इसीलिए मिडल ईस्ट के एक एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए बिना बताए ही सीधा प्लेन को लैंड करवा दिया गया। क्योंकि अगर पहले से बता देते तो शायद अर्जेंटीना गवर्नमेंट उनको रोकने का ऑर्डर दे सकती थी। इजराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करके एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग भी हो गया और अर्जेंटीना को पता चले उससे पहले प्लेन आइकमान के साथ इजराइल पहुंच भी गया। इस तरफ जवी और रफ़ी फ्लाइट पकड़ के फ्रांस चले गए। मेल्किन और आरोन को टिकट नहीं मिली, इसके लिए वो लोग ट्रेन पकड़ के सांतियागो यानी कि चिली के पार्टनर चले गए। जैसे ही बेन गुरियन को पता चला कि प्लेन जेरूसलम पर लैंड हो गया है, वो 2 मिनट के लिए कुछ बोल ही नहीं पाए और उसके बाद उनकी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। वो बेहद खुश थे इस मिशन की सक्सेस से। उसी दिन बेन गुरियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी। कॉन्फ्रेंस के दौरान बेन गुरियन ने अपना बयान दिया। द सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ इजराइल हैव जस्ट रिसेंटली लेड हैंड्स ऑन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ नाजी वॉर क्रिमिनल्स, एडोल्फ आइकमान, who was responsible with other Nazi leaders for extermination of 6 million Jews. Eichmann is currently under arrest here in Israel. He will soon be put on trial in Israel in accordance with the law on crimes of Nazi and their collaborators. बेन गुरियन के बयान को बड़े सम्मान से एक्सेप्ट कर लिया गया और सभी लोग अपने देश के वीर जवानों की बहादुरी पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। एडोल्फ आइकमान का ट्रायल जेरूसलम में अप्रैल 11, 1961 को शुरू हुआ। 110 यानी कि 110 होलोकास्ट सर्वाइवर प्रोसिक्यूशन के दौरान मौजूद थे एज अ विटनेस। एक एक करके सारे विटनेस ने अपनी दर्द भरी भयानक कहानियां सुनाई। उस दिन इजराइल की सारी जनता रेडियो पर चिपक के बैठी थी ट्रायल सुनने के लिए। सब लोग के मन में यही गुंजाइश थी कि उनको पूरा न्याय मिले और आइकमान को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और दिसंबर 15, 1961 को आइकमान को फांसी की सजा सुनाई गई। मई 31, 1962 आइकमान की ज़िंदगी का आखिरी दिन। अपने आखिरी पल उसने अपनी फैमिली को लेटर्स लिखने में निकाल दिए और मरने से पहले उसको सिर्फ एक ही रिग्रेट था कि क्यों मैंने इस पृथ्वी से सारे ज्यूज़ को ख़त्म नहीं कर दिया। अगर सारे ज्यूज़ को ख़त्म कर दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगले दिन आइकमान को फांसी पर लटका दिया गया और उसकी बॉडी को क्रीमेटोरियम में जला दिया गया। क्रीमेटोरियम में से काला धुआं निकल रहा था और ऐसा लग रहा था कि 6 मिलियन ज्यूज़ की आत्मा को आज जाके शांति मिली। जवी और मेल्किन जो कि इस पूरे मिशन के मेन कमांडो थे, वो अपने रिलेटिव्स की ग्रेव पर जाके खुशी के आंसू से रो पड़े और कहा कि मैंने आइकमान को पकड़ लिया है और उसको मौत की सज़ा सुनाई दी गई है और इसी के साथ आपकी मौत का बदला भी मैंने ले लिया है। He then kissed the grave and left from there with a great pride in his heart. And that was it. Mossad was successful in yet another mission. It was daring because Adolf Eichmann was a powerful and dangerous man. He was a political leader and he had contacts. Mossad had to be very careful. Also, the most time Mossad spent on was researching and confirming the identity of Eichmann because किसी निर्दोष को Eichmann समझ के कैप्चर नहीं कर सकते थे, especially being in a different country. But Mossad's foolproof plan worked and Adolf Eichmann was captured. Plenty of things could have gone wrong and दो चीज़ें तो almost as a hurdle बीच में आ ही गई थी. As you have guessed, the rain and the delay of the bus. Maybe it was in their luck or anything, but the rain didn't bother much and the delay was not that bad. So Mossad ने successfully Eichmann को kidnap कर लिया. What followed was a perfect timing to transfer him from Argentina to Israel.
Now Argentinian गवर्नमेंट का इन्विटेशन एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन गई थी to get Eichmann as neatly as possible, which they did successfully as well. And finally, in Israel, Eichmann was tried and executed in 1961. Call it coincidence or fate, Adolf Eichmann's son had to date the daughter of a Mossad informant. I guess that was the cue that led him to his execution, and those 6 million Jews, as well as thousands of other people that he killed, were justified. And that brings us to the end of this story. We hope you liked it, and as always, feedbacks are appreciated. We will be sharing such stories soon, so be sure to subscribe to our YouTube channel and follow our Instagram page for more updates. Also, now we are available on Gaana, JioSaavn as well as Spotify, so check it out for other shows as well. Until then, be safe, be strong, and this was RJ Dharmin from Radio DI City, music that keeps you alive.